हाय फ्रेंड्स, कैसे सब लोग। नमस्कार, स्वागत है आपका कंसेप्ट आरएनए की ऑनलाइन क्लासेज में। लास्ट क्लास में हमने पोलियो से रिलेटेड डिस्कस किया था। पोलियो कितने प्रकार का होता है, पोलियो का इरेडिकेशन सेकंड और थर्ड इरेडिकेशन कब हुआ, वहाँ से कौन कौन से सवाल एग्जाम में बन सकते हैं, लाइक पैरालाइटिक पोलियो, नॉन पैरालाइटिक पोलियो, ये सारे के सारे सवाल हमने डिस्कस कर लिए थे। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट वहाँ से हमें बताना है, जो हमने बताया कि आपका वाइल्ड पोलियो, करेक्शन आपको करना है यहाँ पर, आपका वाइल्ड, अभी लेटेस्ट जो करेक्शन आपका इरेडिकेशन हुआ है, वाइल्ड पोलियो टाइप जो थर्ड है, यह इसके बारे में एक बात आपको ध्यान रखनी है। इसका जो लास्ट केस है यह 2012 में डिटेक्ट हुआ था और इसका इरेडिकेशन जो किया गया है, इरेडिकेशन यह हुआ है 2019 में। क्लियर है? तो यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है। वाइल्ड पोलियो टाइप थर्ड जो है, दो पहले इरेडिकेट हो चुका है, जो टाइप थर्ड था उसका लास्ट केस जो डिटेक्ट हुआ वह 2012 में हुआ था। कब? 2012 में। और इरेडिकेशन कब हुआ था? 2019 में। क्लियर है? तो याद रखना है ये पॉइंट। वाइल्ड पोलियो टाइप थर्ड जो है उसका लास्ट केस 2012 में पाया था और इरेडिकेशन 2019 में हो गया था। सेकंड वाला जो है वह ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, 20 सितंबर 2015 को आपका इरेडिकेशन उसका हो गया था और उसका लास्ट केस हमें 1999 में पाया गया था, 1999 में मिला था। तो चलिए अब बात करते हैं हम येलो फीवर, एक नई डिजीज है येलो फीवर, इसके रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं। येलो फीवर जो है इसके ऊपर बहुत सारे सवाल एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जैसे पीजीआई चंडीगढ़ में एक अभी सवाल पूछा गया था कि ऐसी कौन सी वेक्टर बॉर्न डिजीज है जो मॉस्किटो से स्प्रेड होती है और सर्टेन कंट्रीज में जाने से पहले वैक्सीनेशन की जरूरत होती है। जवाब उसका येलो फीवर ही था। इसके अलावा यहां से सवाल आता है कि येलो फीवर को और किन किन नामों से जानते हैं, इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या हो सकता है, सारे के सारे पॉइंट हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं येलो फीवर को। सबसे पहले तो इसके कुछ नामों से लेकर, जैसे हमारी लगातार परंपरा रही है कम्युनिकेबल डिजीज में, इसका भी नाम हम सबसे पहले बताना चाहेंगे। इसका दूसरा नाम क्या है? तो ऑल्सो कोल्ड एस, ऑल्सो कोल्ड एस। इसके भी बहुत सारे नाम हैं, अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे इसी का नाम है येलो जैक। क्या कहते हैं? येलो जैक, क्योंकि यहां जॉन्डिस देखने को मिलता है। वजह क्या है? जॉन्डिस, पीलिया। जॉन्डिस की वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा? इसे कहा जाता है येलो जैक। इसके अलावा इसी का दूसरा नाम है आपका ब्लैक वॉमिट। ब्लैक वॉमिट क्यों कहा ब्लैक वॉमिट? क्योंकि यहां अकल्ड ब्लड की वॉमिटिंग होती है। वॉमिटिंग विथ अकल्ड ब्लड, बोले तो डार्क ब्लैक कलर का, वॉमिटिंग विथ अकल्ड ब्लड, अकल्ट ब्लड की वॉमिटिंग देखने को मिलती है, इसलिए इसका दूसरा नाम होता है ब्लैक वॉमिट, येलो फीवर। इसे अमेरिकन प्लेग के नाम से भी जानते हैं, अमेरिकन प्लेग। तो ये सारे के सारे इसके दूसरे नाम हैं। कह सकता हूं येलो फीवर का ही नाम होता है येलो जैक, इसी का नाम होता है ब्लैक वॉमिट, इसी का नाम होता है अमेरिकन प्लेग। क्लियर है? तो याद रखना है, जब भी वर्ड आए येलो फीवर, आपको याद रखना है यहां तीन और नाम इसके मिल सकते हैं, येलो जैक, ब्लैक वॉमिट या अमेरिकन प्लेग। चलिएगा, यहां तक हमने देखा। आगे हम बात करते हैं इसके एजेंट के बारे में। इसका एजेंट क्या हो सकता है, कारक क्या हो सकता है, किसके द्वारा यह बीमारी हो सकती है, इसका जनक कौन हो सकता है। तो एजेंट के अंदर हम बात करें तो यह एक प्रकार की, मैं कहूंगा यह आरएनए वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी है।
जो वायरस होता है वह आरएनए वायरस होता है। और वायरस कौन सा है वो देखिएगा, तो यहाँ इसका जो एजेंट है वह होता है फ्लैवी वायरस फिब्रिकस। वायरस का नाम है फ्लैवी वायरस फिब्रिकस एजेंट होता है येलो फीवर का। अगर यहीं हम बात करें इसके अंदर, तो इसका जो ग्रुप होता है यह होता है ग्रुप बी अर्बोवायरस। ग्रुप बी अर्बोवायरस, यह कैसा है? ग्रुप बी अर्बोवायरस है। ग्रुप बी अर्बोवायरस होता है। अगर यहीं हम तीसरा पॉइंट डिस्कस करें कि इसकी फैमिली कौन सी होगी, तो याद रखना है बेटा, यह टोगा वायरस फैमिली में आता है। कौन सा? टोगा वायरस फैमिली में। कैसा होता है? जवाब होगा आरएनए वायरस। कैसा होता है? आरएनए वायरस। तो इसके एजेंट से रिलेटेड सारी बातें हमने डिस्कस की। मेन एजेंट जो है, जो आपके बॉक्स में बंद मैंने किया है, दैट इज फ्लैवी वायरस फिब्रिकस। ग्रुप का नाम बताइए, ग्रुप बी अर्बोवायरस। फैमिली का नाम बताइए, टोगा वायरस फैमिली। आरएनए है या डीएनए? आरएनए वायरस ये होता है। एजेंट पूछा जाए आपको येलो फीवर का, येलो जैक का, बताना है फ्लैवी वायरस फिब्रिकस होता है। ग्रुप बताइए, ग्रुप बी अर्बोवायरस है। फैमिली बोले तो टोगा वायरस फैमिली। एजेंट कैसा है? डीएनए वायरस है या आरएनए वायरस है? जवाब होगा आरएनए वायरस। चलिए आगे बात करते हैं हम, और बात करने वाले हैं रिजर्वियर को लेकर, वेक्टर को लेकर और इंक्यूबेशन पीरियड को लेकर। सबसे पहले मैं बात करूं रिजर्वियर, जहां यह निवास करता है, जहां ये मिल सकता है। तो इसके दो रिजर्वियर हो सकते हैं, एक फॉरेस्ट साइकिल हो सकता है और एक अर्बन साइकिल हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फॉरेस्ट साइकिल के बारे में। फॉरेस्ट साइकिल के बारे में, फॉरेस्ट साइकिल। और दूसरा होगा आपका बी अर्बन साइकिल। अर्बन साइकिल, एक फॉरेस्ट साइकिल है, एक अर्बन साइकिल है। सबसे पहले हम बात करें फॉरेस्ट साइकिल के बारे में। फॉरेस्ट साइकिल में आपका आता है एक तो मंकी और दूसरा आएगा फॉरेस्ट मॉस्किटो, जंगली मच्छर। फॉरेस्ट मॉस्किटो मंकी एंड फॉरेस्ट मॉस्किटो जो है वह फॉरेस्ट साइकिल के अंतर्गत आते हैं। मतलब इसके रिजर्वियर जो होते हैं वह है मंकी और फॉरेस्ट मॉस्किटो। कहां पर? फॉरेस्ट साइकिल में। लेकिन जो अर्बन साइकिल है यह कहां मिलेगा? तो इसमें दो चीज आपको मिल सकती हैं, एक तो मनुष्य में होना है, ह्यूमन बींग्स में, और दूसरा आपको यह मिल सकता है एडिस अजप्टाई। कौन सा मच्छर? एडिस अजप्टाई। एडिस अजप्टाई। एडिस अजप्टाई। एडिस अजप्टाई क्लियर है? एडिस अजप्टाई मॉस्किटो है, एडिस अजप्टाई, जो डेंगू में भी आता था। तो एडिस अजप्टाई और ह्यूमन बींग्स जो है यह इसके अर्बन साइकिल के अंतर्गत आते हैं। अगर इसके वेक्टर की बात करी जाए, किसके द्वारा यह बीमारी ट्रांसफर हो रही है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, तो आपका जवाब होगा यह ट्रांसफर हो सकता है किसके द्वारा? मॉस्किटो के द्वारा। किसके द्वारा? मॉस्किटो के द्वारा। और मॉस्किटो क्या है? तो फिर बोलना है एडिस अजप्टाई। एडिस अजप्टाई। एडिस
अजप्टाई, यह मॉस्किटो जो है जो सेम डेंगू में होता है, यही इसके लिए भी जिम्मेदार है, एडिस अजप्टाई। अगर मैं इंक्यूबेशन पीरियड की बात करूं, इसमें लक्षण आने में कितना समय लगता है, तो जवाब होगा 3 से लेकर 6 दिन का समय लग जाता है इंक्यूबेशन पीरियड में। कितना? 3 से लेकर 6 दिन का समय लगता है लक्षण आने में। ध्यान से सुनिएगा सारे पॉइंट तीनों। पहला पॉइंट मैंने डिस्कस किया यहां पर, रिजर्वेयर जो है वह क्या होगा, तो यहां पहला रिजर्वेयर मैंने बताया फॉरेस्ट साइकिल में मंकी एंड फॉरेस्ट जो मॉस्किटो होता है वह होगा। अर्बन साइकिल बी की बात करें तो ह्यूमन एंड एडिस अजप्टाई होगा। अगर वेक्टर की बात करें जो आपकी बीमारी को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर करेगी, कॉल्ड मॉस्किटो, और मॉस्किटो में क्या होगा, एडिस अजप्टाई मॉस्किटो रहने वाला है। इंक्यूबेशन पीरियड की अगर हम बात करें तो 3 से लेकर 6 दिन का इसका इंक्यूबेशन पीरियड रहता है। क्लियर है सारे पॉइंट तीनों। पहला पॉइंट एजेंट से रिलेटेड था, जिसमें सारे इससे रिलेटेड हमने पॉइंट डिस्कस किए। दूसरा रिजर्वेयर, वेक्टर और इंक्यूबेशन पीरियड से रिलेटेड पॉइंट्स हैं। फॉरेस्ट साइकिल, अर्बन साइकिल, वेक्टर बोले तो मॉस्किटो, एडिस अजप्टाई, और इंक्यूबेशन पीरियड बोले तो 3 to 6 डे। आप एक बात और याद रखना है, अगर यही मैं येलो फीवर की बात करें तो यहाँ एक बात और याद रखें, ये कैसा होगा, तो आपको याद रखना है यह वेक्टर बॉर्न डिजीज है। कैसी है ये? वेक्टर बॉर्न डिजीज, क्योंकि इसका वेक्टर है एडिस अजप्टाई। हालांकि वायरस से हो रही है, लेकिन स्प्रेड किसके द्वारा होती है? वेक्टर के द्वारा। तो यह भी वेक्टर बॉर्न डिजीज होती है। कई बार ऐसा दे सकता है विच अमंग इज नॉट ए वेक्टर बॉर्न डिजीज, तो याद रखना है येलो फीवर एक वेक्टर बॉर्न डिजीज है। वेक्टर बताया मैंने, एडिस अजप्टाई यहां पाया जाता है। इम्यूनिटी की बात करें हम, और आपका जो फर्टिलिटी रेट है वह बात करें, कितनी फर्टिलिटी रेट यहां रहती है और इम्यूनिटी क्या होती है, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा इम्यूनिटी के बारे में। आपकी जो इम्यूनिटी है, मैटरनल इम्यूनिटी की हम बात कर रहे हैं, कितनी रहती है? लगभग यह सवाल हर जगह आता है और लगभग इसका आंसर 6 महीने होता है। कॉमन बता रहा हूं, मैटरनल इम्यूनिटी जो होती है, मैटरनल इम्यूनिटी वह प्रेजेंट होती है अप टू 6 मंथ, प्रेजेंट अप टू 6 मंथ। तो मैटरनल इम्यूनिटी कितने महीने तक प्रेजेंट होगी येलो फीवर की? जवाब होगा 6 महीने। पोलियो में भी मैंने बात की थी, मैटरनल इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है 6 महीने तक। एक और पॉइंट हम कॉमन पॉइंट डिस्कस यहां कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब से पहले मैंने लगभग आपके सामने 8 से 9 कम्युनिकेबल डिजीज डिस्कस कर ली हैं। इनमें कॉमन पॉइंट आपको मैं बता देता हूं, कई बार यहां से सवाल आ सकता है, अलग अलग आपको याद करने से बढ़िया एक साथ याद हो जाएगा। अगर आता है कि सिंगल इन्फेक्शन प्रोवाइड लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी, प्रोवाइड लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी, प्रोवाइड लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी। ऐसा कुछ पर्टिकुलर डिजीजेज हैं जिनमें अगर एक बार इन्फेक्शन हो जाता है तो हमें लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिल जाती है। चलिए उन बीमारियों का बात हम करते हैं। सबसे पहले मैंने बीमारी पढ़ाई थी आपको मीजल्स, यही पढ़ाया था मीजल्स। मीजल्स में ये होता है। तीसरे नंबर पर आती है रूबेला, मीजल्स, मम्स और रूबेला। रूबेला में भी यह पाई जाती हैं। इसके अलावा चिकन पॉक्स में भी ऐसा होता है। चिकन पॉक्स की एक बार अगर आपके इम्यूनिटी बन जाती है, लाइफ लॉन्ग बनी रहती है। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं आपके सामने येलो फीवर की। येलो फीवर, इसमें भी सिंगल इन्फेक्शन प्रोवाइड द लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी। तो ये कुछ पर्टिकुलर डिजीज जो हमने डिस्कस की हैं अभी तक,
उनमें मैंने बताया है जिनमें एक बार इन्फेक्शन होने के बाद आपको लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिलेगी, एंटीबॉडीज प्रेजेंट रहती हैं। मैटरनल एंटीबॉडी की बात नहीं कर रहे हैं, इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं, नेचुरल इन्फेक्शन, सिंगल इन्फेक्शन यानी नेचुरल जो इन्फेक्शन होता है आपका संपर्क में आना वायरस के, उसके बाद जो इम्यूनिटी बनती है वह लाइफ लॉन्ग रहती है इन पर्टिकुलर डिजीजेस के अंदर। तो एक साथ आप याद रखें, मीजल्स, रूबेला, चिकन पॉक्स और येलो फीवर। क्लियर है? इसके अलावा इसकी जो फर्टिलिटी रेट होती है, फर्टिलिटी रेट यहां देखने को मिल सकती है। वैसे तो बहुत ज्यादा नहीं रहती है नॉर्मल कंडीशंस में, जब ये बहुत भयानक नहीं होता है येलो फीवर, तब तो आपको नजर आएगी लगभग 20 से लेकर 50% तक। लेकिन जब ये टॉक्सिक अवस्था में होता है, डेंजर अवस्था में होता है, तो भाई साहब ये उस समय 80% तक पहुंच सकता है। कह सकता हूं डेंजर अवस्था या सीवियर अवस्था के अंदर यह 80% तक भी पहुंच सकती है। तो नॉर्मल इसकी जो फर्टिलिटी रेट है आपकी वह रहती है नॉर्मल 20 to 50, लेकिन सीवियर कंडीशन में यह पहुंच सकती है 80% तक भी पहुंच जाती है। क्लियर है? इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट इसके लक्षणों को लेकर आते हैं। क्या क्या लक्षण यहां देखने को मिल सकते हैं हमें येलो फीवर में? तो ध्यान दीजिएगा, इसके जो लक्षण आते हैं वो दो अवस्थाओं में आएंगे। एक तो माइल्ड इन्फेक्शन होता है, लगभग यह बहुत कम शॉर्ट दिनों के लिए होता है, लगभग 3 से 4 दिनों तक ही रहता है। दूसरा होता है जिसमें टॉक्सिक कंडीशन नजर आती है, टॉक्सिक स्टेज जिसे हम कहते हैं। हालांकि वो सब में नहीं रहती, बहुत कम, लगभग 15% लोगों में ही पाई जाती है। दोनों अवस्थाओं की हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसका माइल्ड इन्फेक्शन स्टेज। माइल्ड इन्फेक्शन स्टेज जो है, बोले तो वह अवस्था जिसमें इन्फेक्शन बहुत भयानक नहीं होता है और बहुत कम दिनों तक रहता है, बोले तो 3 to 4 डेज के लिए रहता है। इसमें क्या क्या लक्षण आपको नजर आएंगे यह देखिएगा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में। यहां पर आपको नजर आएगा लो ग्रेड फीवर। क्या रहेगा? लो ग्रेड फीवर, हल्का बुखार आपको देखने को यहां मिल सकता है। इसके अलावा यहां आपको सोर थ्रोट देखने को मिल सकता है, सोर थ्रोट यहां देखने को मिल सकता है। इसके अलावा नोजिया, वॉमिटिंग देखने को मिल सकता है। एक इंपॉर्टेंट चीज यहां मिलेगी, बैक एक आपको देखने को मिलेगा, पीछे की साइड में दर्द, और स्पेशली आता है लंबोसैक्रल रीजन में। कौन से रीजन में? लंबोसैक्रल रीजन में। लंबोसैक्रल रीजन में पेन देखने को मिल सकता है, लंबोसैक्रल रीजन में पेन देखने को मिलेगा। बैक एक आपके यहां है। इसके अलावा हेडक आपको देखने को मिलेगा, हेडक। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट देखने को मिलेगा, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। ये सारी की सारे पॉइंट्स हैं जो बहुत भयानक नहीं है, माइल्ड इन्फेक्शन को शो कर रहे हैं। लो ग्रेड फीवर है, शोर थ्रोट है, नोजिया वोमिटिंग है, बैक एक है, बोले तो लंबोसैक्रल पेन, हेडक यहां हो रहा है, और एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट यहां हमें देखने को मिल रहा है। माइल्ड इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ ए येलो फीवर में देखने को मिल रहा है। ज्यादा भयानक, ज्यादा खतरनाक जो लक्षण हमें देखने को मिलते हैं वह टॉक्सिक स्टेज होगी, और उसकी बात हम करने वाले हैं। टॉक्सिक स्टेज के बारे में बहुत ज्यादा लोगों में नहीं रहती है, लगभग 15% लोग ही इसके शिकार मिलते हैं। यानी कि जिन लोगों में ये बीमारी हुई है उनमें लगभग 15% लोग यह लक्षण शो करेंगे, टॉक्सिक स्टेज वाले। अब इसमें क्या आता है ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू यहां हम बता रहे हैं। सबसे पहला एमसीक्यू यहां से नाम में ही लिखा था पहले ही कि आपको वॉमिटिंग देखने को मिलेगी, और वॉमिटिंग कैसी होती है तो ध्यान दीजिएगा, इसकी जो वॉमिटिंग है उस वॉमिटिंग में क्या नजर आएगा, आपकी वॉमिटिंग जो है उस वॉमिटिंग में आपको नजर आएगा अकल्ड ब्लड।
क्या नजर आता है? ऑकल्ड ब्लड। ऑकल्ड ब्लड यानी डार्क ब्लैक कलर का ऑकल्ड ब्लड नजर आता है। ऑकल्ड ब्लड इन वॉमिट, इन वॉमिट, वॉमिट के अंदर आपको ऑकल्ड ब्लड नजर आ रहा है, इसीलिए इसे हम बोलते हैं क्या? तो बोलते हैं ब्लैक वॉमिट। क्या बोल रहे हैं? ब्लैक वॉमिट। नाम बताया था, इस बीमारी का नाम होता है ब्लैक वॉमिट। तो पहला यहां यह इसकी सीवियर अवस्था में नजर आ रहा है। इसके अलावा दूसरा यहां पर जॉन्डिस भी नजर आता है। जॉन्डिस जिसमें बिलिरुबिन लेवल ज्यादा होता है, जॉन्डिस यह नजर आता है। और इसी वजह से इसे हम क्या बोल रहे थे? येलो जैक। क्या बोलते हैं? येलो जैक बोलते हैं, येलो जैक, क्योंकि यहां क्या नजर आ रहा है? जॉन्डिस। इसके अलावा ब्लडिंग नजर आएगी कहां से? ब्लडिंग फ्रॉम माउथ, ब्लडिंग फ्रॉम माउथ, माउथ से, नोज से एंड आई से। तो ब्लडिंग हो रही है माउथ से, आपके कहां से? माउथ से, नोज से, आई से। यहां से आपको ब्लडिंग भी देखने को मिल सकती है टॉक्सिक स्टेज के दौरान। तो वॉमिटिंग यहां स्पेशली, जॉन्डिस और ब्लडिंग, ये तीनों ऐसे पॉइंट हैं जो इसकी टॉक्सिक स्टेज को शो करते हैं, जहां ब्लैक वॉमिट, येलो जैक आपको देखने को मिल रहा है, जो इसके नाम को भी बयां करते हैं। दोनों अवस्थाएं आपके सामने रखी हैं। एक में माइल्ड इन्फेक्शन है बेटा, सीवियर नहीं है, और आपके लक्षणों में एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, शोर थ्रोट, लंबोसैक्रल पेन यह नजर आता है। लेकिन टॉक्सिक अवस्था होती कम लोगों में है, 15% लोगों में है, लेकिन कंडीशन बहुत खतरनाक है। जॉन्डिस नजर आ रहा है, वॉमिटिंग नजर आ रही है, वॉमिटिंग में अकोल्ड ब्लड नजर आ रहा है, डार्क ब्लड हमें नजर आ रहा है। इसके अलावा आपको आपकी ब्लड जो वॉमिटिंग के अलावा ब्लडिंग फ्रॉम माउथ, नोज और आई भी देखने को मिल रही है। ये सारे लक्षण के बाद हम बात करते हैं इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की। क्या क्या टेस्ट हम यहां कर सकते हैं इसको आइडेंटिफाई करने के लिए? लगभग हर वायरस जो होता है उस वायरस के लिए हम जो टेस्ट करते हैं उनमें दो प्रकार के टेस्ट बहुत कॉमन होते हैं। एक तो होता है RT-PCR, RT-PCR। यह टेस्ट यहां भी किया जाता है, चाहे जितने भी वायरल इन्फेक्शन हो, लगभग हर वायरल इन्फेक्शन में ये परफॉर्म करते हैं। इसे बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो एक तो यह टेस्ट आप परफॉर्म कर सकते हैं इसके लिए। इसके अलावा और आप परफॉर्म कर सकते हैं आपका वायरस आइसोलेशन, वायरस आइसोलेशन, वायरस आइसोलेशन। वायरस आइसोलेशन में वायरस और IgM एंटीबॉडी डिटेक्ट करते हैं, डिटेक्ट वायरस एंड IgM एंटीबॉडी। सबसे पहले एंटीबॉडी बनती है IgM, बताया मैंने, IgM एंटीबॉडीज। तो यह टेस्ट है जो आप परफॉर्म कर सकते हैं येलो फीवर के लिए। एक तो RT-PCR कर सकते हैं और एक वायरस आइसोलेशन में डिटेक्ट करेंगे वायरस को और IgM एंटीबॉडीज को। ये दोनों आपके डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं जो आप परफॉर्म कर सकते हैं किसके लिए? येलो फीवर के लिए। अब सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पर हम चलने वाले हैं, बोले तो वैक्सीन से रिलेटेड पॉइंट। इसकी वैक्सीन ध्यान दीजिएगा, यहां से सवाल पेश कर रहा हूं मैं आपके लिए
सबसे पहला सवाल, ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में। क्या क्वेश्चन पूछा गया? देखो क्वेश्चन में था कि which vaccine recommended before traveling some countries आंसर होगा येलो फीवर। येलो फीवर की वैक्सीन को किन्हीं कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज जहां इसकी रिस्क ज़्यादा है, उन कंट्री में प्रवेश करने से पहले, ट्रैवलिंग करने से पहले आपको लगानी होती है वैक्सीन को। क्लियर है? चलिए इस वैक्सीन का जिक्र मैं कर लेता हूं, क्या क्या पॉइंट है ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यह वैक्सीन जो येलो फीवर वैक्सीन है, कौन सी वैक्सीन? येलो फीवर वैक्सीन जो आती है, यह कैसी वैक्सीन है? तो ध्यान दीजिएगा, यह लाइव वैक्सीन है। कैसी वैक्सीन है? लाइव वैक्सीन है। लाइव वैक्सीन है। क्लियर है? और लाइव का मतलब कैसी है? तो ड्राइड वैक्सीन होती है। ड्राइड वैक्सीन है। कौन सी वैक्सीन है? ड्राइड। और इसके अलावा हम बात करें, इसका जो स्ट्रेन है यह 17D स्ट्रेन होता है। 17D स्ट्रेन इसके अंदर होता है। इसकी डोज जो होती है वैक्सीन की, इसकी जो डोज होती है वह आपको मिलेगी 0.5 ml डोज होती है। रूट इसका होता है सबक्यूटेनियस रूट। इसका जो डाइल्यूएंट होता है जिसमें इसे मिक्स करते हैं वह है आपकी फिजियोलॉजिकल सलाइन कह सकते हैं, या नॉर्मल सलाइन आप बोल सकते हैं। NS नॉर्मल सलाइन। नॉर्मल सलाइन BCG को भी इसी में मिक्स करते हैं, तो इसको भी इसी में मिक्स किया जाता है। और इसका जो यूज है आफ्टर मिक्सिंग, यूज आफ्टर मिक्स या ड्यूरेशन आफ्टर मिक्स, कितने समय तक काम में ले सकते हैं मिक्स करने के बाद में। जैसे BCG की भी हमने बात की, वैसे इसके बारे में बात करें, ड्यूरेशन आफ्टर मिक्स। तो मिक्स करने के बाद यह काम आ सकती है। 2 पॉइंट याद रखना है, बेस्ट तो होती है हाफ आवर तक, लेकिन डिस्कार्ड करने की बात आए, मैक्सिमम बात आवे, तो फिर लगभग 4 घंटे, हर की लगभग 4 ही लेते हैं। बेस्ट हाफ आवर और मैक्सिमम 4 आवर है। यानी आप इसको नॉर्मल सलाइन में मिक्स करने के बाद में, और नॉर्मल सलाइन भी यहाँ कोल्ड लेते हैं, ठंडी कोल्ड नॉर्मल सलाइन में मिक्स हम इसे कर लेते हैं। बेस्ट है हाफ आवर और मैक्सिमम है 4 आवर। किसके साथ स्टेबिलाइज्ड होता है याद रखना है, तो यह वैक्सीन स्टेबिलाइज्ड होती है। वैक्सीन स्टेबिलाइज्ड, जैसे पोलियो की वैक्सीन MgCl2 के साथ स्टेबिलाइज्ड होती है, वैसे वैक्सीन स्टेबिलाइज्ड विथ सॉर्बिटॉल और जिलेटिन। सॉर्बिटॉल एंड जिलेटिन। सॉर्बिटॉल और जिलेटिन के साथ में ये क्या होती है आपकी, यह जो वैक्सीन है यह क्या होगी, स्टेबिलाइज्ड करी हुई रहती है। किस किस के साथ में स्टेबिलाइज्ड आप कर रहे हैं, तो मैंने बताया आपको सॉर्बिटॉल और जिलेटिन के साथ हम इसे स्टेबिलाइज्ड
कर देते हैं। क्लियर है। ड्यूरेशन की बात आई तो बेस्ट समय है हाफ आवर और मैक्सिमम समय है 4 आवर। डाइल्यूएंट है नॉर्मल सलाइन, कोल्ड काम में लेते हैं। रूट है सबक्यूटेनियस रूट और डोज होती है 0.5 ml। इसके अलावा बात सुनिएगा और क्या जरूरी बातें हैं। यह जो वैक्सीन आपकी है यह नॉर्मली हम यूज करते हैं, यूज करना है आपको, यूज आफ्टर, जब भी आपकी बात आए, मतलब आप ट्रैवलिंग जब कर रहे हैं तो यूज व्हेन ट्रैवलिंग इन हाई रिस्क कंट्रीज, हाई रिस्की कंट्रीज। जो भी हाई रिस्की कंट्रीज हैं उन कंट्रीज में आपको ट्रैवलिंग करने के से पहले यह वैक्सीन की आवश्यकता होगी। सिंगल वैक्सीन ही लगाई जाती है, एक शॉट ही लगता है, सिंगल वैक्सीन, एक वैक्सीन लगाई जाएगी। क्लियर है। तो जब भी ये सवाल, अब मैंने बताया भी था आपको जस्ट अभी, किसी भी हाई रिस्क कंट्री में ट्रैवलिंग करने से पहले इस वैक्सीन की आवश्यकता होती है। इसके बारे में कुछ पर्टिकुलर समय भी दिया हुआ है जिसके बारे में हमें और बात करनी है। यह आपके एक इंडेक्स है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ब्रीटीयू इंडेक्स। ब्रीटीयू इंडेक्स ये काम में लेते हैं। यह इंडेक्स किसके लिए, आपका जो मॉस्किटो एडिस उसके लिए काम लेता है, ब्रीटीयू इंडेक्स। क्लियर है। तो यह बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं उसी पोर्शन को, वैक्सीन वाले पोर्शन को ही। चलिएगा ध्यान दीजिएगा, वैक्सीन जो है, इस वैक्सीन में एक और इंपॉर्टेंट बात इसकी ड्यूरेशन को लेकर, तो याद रखना है इसकी जो इम्यूनिटी बनती है, वैक्सीन की इम्यूनिटी की बात मैं कर रहा हूं, यह इम्यूनिटी डेवलप होती है 7 डेज आफ्टर, डेवलप आफ्टर 7 डेज। कितने दिन, 7 दिन बाद यह डेवलप होती है, आफ्टर 7 डेज। कितने दिनों तक बनी रहेगी, तो फिर याद रखना है अप टू 35 ईयर, 35 सालों तक यह बनी रहेगी। ड्यूरेशन है इसकी अप टू 35 ईयर। इसके अलावा जब इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं तो WHO के द्वारा, WHO रिकमेंडेड वैलिडिटी, WHO रिकमेंडेड वैलिडिटी ऑफ वैक्सीन फॉर इंटरनेशनल ट्रैवलिंग। जब आप इंटरनेशनल ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो इस वैक्सीन की जो वैलिडिटी होती सकती है 10 दिन से लेकर लाइफ लॉन्ग। क्लियर है। ये सारे के सारे पॉइंट इस वैक्सीन से रिलेटेड थे। येलो फीवर वैक्सीन ड्राइड वैक्सीन होती है। इस ड्राइड वैक्सीन को एक नाम से और जानते हैं, लायोफिनाइज्ड, इसलिए इस वर्ड को बोलते हैं लायोफिनाइज्ड वैक्सीन। ड्राइड वैक्सीन, लायोफिनाइज्ड का मतलब होता है टू स्टेबिलाइज्ड वैक्सीन, टू स्टेबिलाइज्ड द वैक्सीन। जो वैक्सीन का लिक्विड होता है उसे बाहर निकालकर सॉलिड बना लेते हैं, मतलब पाउडर फॉर्म में, इसको स्टेबिलाइज कर रहे हैं। जैसे मैंने लिखाया यह ड्राइड वैक्सीन है, सूखी वैक्सीन है, तो इस प्रोसेस का नाम होता है लायोफिनाइज्ड। क्या होता है, लायोफिनाइज्ड। क्लियर है। तो लायोफिनाइज्ड वैक्सीन है जो स्टेबिलाइज कर रहे हैं। वैक्सीन को स्टेबिलाइज करने में क्या काम में लेते हैं, तो मैंने बताया सोर्बिटॉल, और काम में ले रहे हैं हम जिलेटिन। क्लियर है। तो वैक्सीन से रिलेटेड सारे पॉइंट। किसी भी कंट्री जो रिस्की कंट्रियों में है उसमें ट्रैवलिंग करने से पहले इस वैक्सीन की आवश्यकता होती है। वैक्सीन लाइव है, ड्राइड वैक्सीन है, बोले तो लायोफिनाइज्ड वैक्सीन है, स्टेबिलाइज किया जाता है। स्ट्रेन 17D स्ट्रेन इसका रहता है। डोज है
0.5 ml। रूट है सबक्यूटेनियस, डाइलुएंट नॉर्मल सलाइन काम में लेते हैं, जिसे फिजियोलॉजिकल सलाइन भी बोलते हैं। ड्यूरेशन बेस्ट हाफ आवर है, मैक्सिमम 4 घंटे है। वैक्सीन स्टेबिलाइज होता है सॉर्बिटॉल और जिलेटिन के द्वारा, और सिंगल डोज इसकी लगाई जाती है। और इसकी इम्यूनिटी की बात करें तो 7 दिन में इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है और मैक्सिमम 35 डेज तक चलती है। WHO का रिकमेंडेड जो समय है वह है 10 दिन से लेकर लाइफ लॉन्ग होता है। क्लियर है? ये सारी की सारी इसकी वैक्सीन से रिलेटेड बातें थी। अब एक इंडेक्स जो अभी आई थी हम उसके बारे में बात करते हैं, ब्रीटू इंडेक्स। ब्रीटू इंडेक्स, ब्रीटू इंडेक्स, इस इंडेक्स का जिक्र हमें कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा इसके बारे में, 2 जगह एमसीक्यू आपको मिलेगा। डेंगू में अक्सर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जहां एडिस का नाम आता है वहां ये काम आएगी। तो ये किसके लिए यूज होती है, ध्यान रखना है, यूज्ड फॉर एडिस मॉस्क्यूटो। क्लियर है? किसके लिए काम आती है? तो आपका जवाब होगा एडिस अजप्टाई। एडिस अजप्टाई के लिए काम में आने वाली इंडेक्स का नाम है ब्रूटियो इंडेक्स। क्लियर है? जैसे लार्वा के लिए चैरेटर इंडेक्स होती है, वैसे ही ब्रीट्यू इंडेक्स काम में लेते हैं एडिस अजप्टाई के लिए। नेक्स्ट एमसीक्यू होता है, यह मोस्टली यूज्ड होती है डेंगू के लिए, मोस्टली इन डेंगू, क्योंकि डेंगू का वेक्टर भी यही होता है, इसलिए भारत में डेंगू के लिए यह इंडेक्स काम में ली जाती है। क्या होता है इस इंडेक्स में? ब्रूटू इंडेक्स की शॉर्ट फॉर्म हो गई BI बराबर इक्वल टू, ऊपर आते हैं नंबर ऑफ पॉजिटिव कंटेनर्स, नंबर ऑफ पॉजिटिव कंटेनर, पॉजिटिव कंटेनर अपॉन, नीचे आएगा नंबर ऑफ हाउस इंस्पेक्टेड, कितने घरों में आपने इंस्पेक्शन किया, निरीक्षण किया, नंबर ऑफ हाउस इंस्पेक्टेड, इंस्पेक्शन नहीं इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन का मतलब जांच होता है। तो इसमें निकालते हैं नंबर ऑफ पॉजिटिव कंटेनर अपॉन नंबर ऑफ हाउस इंस्पेक्टेड इनटू मल्टीप्लाई बाय 100, और इससे हम निकालते हैं ब्रीट्यू इंडेक्स। सवाल मिल सकता है इस इंडेक्स को लेकर कि ब्रीट्यू इंडेक्स किसके लिए काम में ली जाती है, तो ब्रीट्यू इंडेक्स हम एडिस अजप्टाई, ये सारे के सारे पॉइंट्स थे येलो फीवर से रिलेटेड। एक बार देख लीजिएगा पुनः, येलो फीवर का ही नाम होता है, दूसरा नाम है येलो जैक, जॉन्डिस की वजह से। ब्लैक वॉमिट यहां देखने को मिलती है, अकल्ड ब्लड उसमें आता है। इसके अलावा अमेरिकन प्लेग इसे कहते हैं, वेक्टर बॉर्न डिजीज ये होती है क्योंकि यह मॉस्किटो एडिस अजप्टाई के द्वारा ट्रांसमिट होती है। एजेंट की बात करें तो फ्लेवी वायरस फिब्रिकस इसका क्या है, एजेंट है। आरएनए वायरस ये होता है, ग्रुप इसका है बीटा, ग्रुप बी अर्बा वायरस होता है, फैमिली है टोगा वायरस फैमिली। रिजर्वेयर की बात करें, 2 रिजर्वेयर हैं, पहला है फॉरेस्ट साइकिल और दूसरा अर्बन साइकिल। वेक्टर मॉस्किटो एडिस अजप्टाई होता है, सेम हैज टू डेंगू। इंक्यूबेशन पीरियड 3 से लेकर 6 दिन का होता है। आगे बात करते हैं इम्यूनिटी को लेकर। मैटरनल इम्यूनिटी 6 महीने तक मिलती है। एक इन्फेक्शन लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी देता है, ना केवल इसमें, इन सभी डिजीजेज में, लाइक मीजल्स, रूबेला, चिकन पॉक्स एंड येलो फीवर। इसकी जो फर्टिलिटी रेट है दैट इज नॉन एज 20 to 50%। सीवियर टॉक्सिक अवस्था में 80% रह सकती है इसकी रेट्स। क्लियर है? इसके अलावा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन 2 अवस्थाओं में है, माइल्ड इन्फेक्शन लगभग 3 से लेकर 4 दिन के दौरान, लो ग्रेड फीवर, शॉर थ्रोट, नोजिया, वोमिटिंग, बैक एक और हेडेक देखने को मिल रही है। टॉक्सिक स्टेज जो होती है 15% है पर्सन में देखने को मिलेगी। वोमिटिंग यहां देखने को मिलेगा, उसमें अकल्ड ब्लड इन वोमिट रहता है। जॉन्डिस देखने को मिलेगा, इसमें येलो जैक इसकी वैसे हम कह रहे हैं। ब्लडिंग माउथ, नोज और आई से देखने को मिल रही है।
डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जिसे हम कह रहे हैं, वायरस आइसोलेशन से भी हम इसका डिटेक्शन करते हैं, इसमें आईजीएम एंटीबॉडी को डिटेक्ट करते हैं। वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां से सवाल बनता है। वैक्सीन येलो फीवर की वैक्सीन लायोफिनाइज्ड वैक्सीन है, बोले तो ड्राइड वैक्सीन है जिसे स्टेबलाइज किया गया सॉर्बिटॉल और जिलेटिन के द्वारा। येलो फीवर की वैक्सीन लाइव होती है, स्ट्रेन 17D इसका होता है, डोज है 0.5 ml, रूट है सबक्यूटेनियस, सिंगल डोज लगती है, डाइल्यूएंट नॉर्मल सलाइन काम में लेते हैं। मिक्स करने के बाद आधे घंटे तक बेस्ट उचित समय है, मैक्सिमम 4 घंटे ले सकते हैं। और WHO के हिसाब से रिकमेंडेड समय है इसका ट्रैवलिंग के लिए 10 दिन से लेकर लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी रहती है 35 ईयर्स तक। ब्रीटियो इंडेक्स की बात करें तो यह एडिस मॉस्किटो के लिए काम में आने वाली इंडेक्स होती है, जिस इंडेक्स में ऊपर होता है नंबर ऑफ पॉजिटिव कंटेनर्स और नीचे होता है नंबर ऑफ हाउस इंस्पेक्टेड मल्टीप्लाई बाई 100। इसके अलावा नेक्स्ट वायरस आता है जीका। दूसरा वायरस है जीका, छोटा सा वायरस है, इसके बारे में भी हम जिक्र कर लेते हैं। जीका वायरस, चलिएगा जीका का सबसे पहले मैं एजेंट की बात करता हूं। जीका का एजेंट कौन है, किसके द्वारा होता है जीका, तो नाम ही लिखा है जीका तो हम भी कह देंगे जीका। इसका वायरस है जीका ही वायरस, तो इसका नाम जीका वायरस ही होता है। एजेंट का नाम भी क्या है, जीका वायरस। जीका वायरस के द्वारा फैलने वाली बीमारी जो है वह जीका कहलाती है, पहला बात। अब बात करें ये कैसा है, तो इसके सभी करैक्टरिस्टिक्स आपके सामने पेश कर रहा हूं। यह आरएनए वायरस होता है। कैसा वायरस है, आरएनए वायरस होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसका जो जीनस है वह क्या है, तो आप बोलोगे फ्लेवी वायरस है। कौन सा है, फ्लेवी वायरस, इसका जीनस है फ्लेवी वायरस। इसकी फैमिली कौन सी है, तो फिर जवाब देना है इसकी फैमिली होती है कौन सी, फ्लेविविरिडी फैमिली। फ्लेविविरिडी फैमिली होती है फ्लेविविरिडी फैमिली। जीनस है फ्लेवी वायरस, आरएनए वायरस होता है और एजेंट का नाम डायरेक्ट आए तो कहेंगे जीका वायरस होता है। क्लियर है। सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिपोर्टेड केस इसके मिलते हैं जयपुर शहर में, याद रखना है। हाईएस्ट रिपोर्टेड केस, सबसे ज्यादा रिपोर्टेड केस जीका के कहां हैं, गुलाबी नगरी, रंगीले राजस्थान में जयपुर शहर। क्लियर है, जयपुर राजस्थान, यहां पर इसके सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिपोर्टेड केस पाए हैं इसके। तो जीका के सबसे ज्यादा केस कहां थे, जयपुर में रिपोर्ट हुए थे। क्लियर है, 2018 में आई थी ये जयपुर में। हिस्ट्री की बात करता हूं मैं, यह वायरस जो है उसकी हिस्ट्री क्या है, तो सुनिएगा। 3 पर्टिकुलर हिस्ट्रियों की हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करता हूं मैं फरवरी 2016 की। किसकी बात कर रहा हूं, फरवरी 2016। इसे डिक्लेयर कर दिया गया था पब्लिक इमरजेंसी के रूप में, डिक्लेयर एज ए पब्लिक इमरजेंसी। यह पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित हो गई थी। कब, जो डेट मैंने लिखी है उसमें, बोले तो 2016 के फरवरी माह में डिक्लेयर एज ए पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। जीका को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी कब घोषित किया गया, जवाब होगा फरवरी 2016 को। दूसरा, फिर बात करते हैं सन 2017। 2017 के अंदर इसका पहला केस पाया गया, फर्स्ट केस इन इंडिया। इंडिया में इसका पहला केस पाया गया और वह केस कहाँ था, तो जवाब देंगे हम, इसका पहला केस मिला आपका तमिलनाडु गुजरात में। कहाँ था,
तमिलनाडु, गुजरात में, इंडिया में। उसके बाद 2018 की हम बात करें तो यह जयपुर में पहुंच गया। तो राजस्थान का पहला केस की मैं बात करूं, फर्स्ट केस इन राजस्थान, राजस्थान में पहला केस तो मिला था जयपुर में। कहाँ मिला था? जयपुर में। जयपुर में भी कहाँ, बहुत बड़ा है जयपुर, तो शास्त्री नगर में मिला था। कहाँ मिला था? शास्त्री नगर में, शास्त्री नगर में। बहुत सारे नर्सिंग के बच्चे, आप में से भी बहुत सारे विद्यार्थियों ने जब इस कॉलेज में पढ़ रहे थे तो इसके अंदर ड्यूटी की होगी, जीका की ड्यूटियां। बहुत सारे विद्यार्थियों को शास्त्री नगर अपॉइंट किया गया था इस बीमारी की अंदर सुझाव देने के लिए, एजुकेशन देने के लिए, लोगों को शिक्षित करने के लिए। तो जीका की हिस्ट्री फरवरी 2016 में इसे घोषित कर दिया गया था। क्या? पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। सन 2017 की मैं बात करूं तो इसे फर्स्ट केस आया इंडिया में तमिलनाडु, गुजरात में। 2018 में राजस्थान का पहला केस आया जयपुर में। और जयपुर के कौन से इलाके में आया था? तो जवाब होगा शास्त्री नगर इलाके में। क्लियर है? इसका भी वेक्टर क्या है? तो वही है जो वेक्टर था अभी पढ़ाई जाने वाली येलो फीवर का, तो एडिस मॉस्किटो ही है। क्लियर है? एडिस अजप्टाई, एडिस अजप्टाई मॉस्किटो के द्वारा ही यह बीमारी भी स्प्रेड होती है। तो इसका वेक्टर भी क्या है? एडिस अजप्टाई है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा? तो वही पहला तो यही हो जाएगा वेक्टर, क्योंकि वेक्टर के द्वारा हो रही है तो हम कह देंगे इसका मोस्ट कॉमन रूट तो यही है, वेक्टर के द्वारा। लेकिन और किससे हो सकती है? तो आप कह सकते हो ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो सकती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो सकती है। डिलीवरी के द्वारा बोले तो माता से बच्चे में ट्रांसफर हो सकता है, और सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा भी ट्रांसफर हो सकता है। ये सारे के सारे क्या हैं? दूसरे मोड ऑफ ट्रांसमिशंस हैं। मोस्ट कॉमन वेक्टर बोर्न है। इसके अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, डिलीवरी से, सेक्सुअल कांटेक्ट से भी ट्रांसफर हो सकता है। मच्छर का नाम है एडिस अजप्टाई मॉस्किटो। क्या है? एडिस अजप्टाई मॉस्किटो है। लक्षण क्या होंगे इसके? ध्यान दीजिएगा, इसके जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आ सकते हैं वह क्या होंगे? आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया है। जीका के सिम्टम्स क्या क्या हैं? जीका के सिम्टम्स ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला है स्किन रैश, त्वचा के ऊपर दाने बन जाते हैं, यानी कि रेस नजर आएंगे, स्किन के ऊपर रेस बन जाते हैं, पहला है। दूसरा, आपको थकान नजर आएगी। आप कैसे नजर आएंगे? तो मैलेस नजर आएंगे। थके थके से रहने वाला है यह मरीज, मैलेस रहेगा। इसके अलावा और क्या हो सकता है? तो भाई इसे बुखार भी होगा, फीवर रहेगा, 38 डिग्री से ज्यादा नजर आएगा। और क्या हो सकता है? जॉइंट पेन हो सकता है। क्या? जॉइंट पेन, घुटनों में दर्द देखने को मिल सकता है, और एक सिर में दर्द देखने को मिल सकता है, बोले तो हेडक देखने को मिल सकती है। इसके अलावा कंजक्टिवाइटिस देखने को मिल सकता है। क्या? कंजक्टिवाइटिस, बोले तो रेड आई। कंजक्टिवाइटिस को रेड आई के नाम से भी जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, जीका के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं इस बीमारी के,
तो ध्यान दीजिएगा, रेस नजर आ सकते हैं बॉडी पर, हेडक नजर आएगा, कंजक्टिवाइटिस आ सकता है नजर, बोले तो रेड आई जिसे हम कह रहे हैं, थकी थकी सी बॉडी बोले तो मैलेज नजर आ सकता है, जॉइंट में दर्द रह सकता है, बुखार हमें देखने को मिल सकती है। सारे के सारे लक्षण हमें जीका में देखने को मिल सकते हैं। बोले तो बॉडी पर रेस नजर आएंगे, दाने बन सकते हैं बॉडी पर, बॉडी थकी हुई रहेगी, वायरल इन्फेक्शन है, मेलेज नजर आएगा, बुखार होने वाला है, जॉइंट्स में पेन होने वाला है, इसके अलावा हेडक आपको देखने को मिलेगा, और रेड आई बोले तो कंजक्टिवाइटिस। ये सारे के सारे लक्षण आपको देखने को मिलेंगे जीका के अंदर। आगे बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, क्या टेस्ट आप इसके लिए कर सकते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, यहां हम टेस्ट कर सकते हैं। एक तो हम करेंगे इसका, सबसे पहले आप कर सकते हैं सीरम एनालिसिस। क्या कर सकते हैं? सीरम एनालिसिस। क्या कर सकते हैं? सीरम एनालिसिस। सीरम एनालिसिस जो करते हैं ये कब करेंगे? तो 1 से लेकर 3 दिन तक, शुरू में 1 से लेकर 3 दिन तक हम क्या करते हैं? सीरम एनालिसिस। इसके अलावा आप कर सकते हैं स्पूटम एनालिसिस। स्पूटम, या आप कह सकते हैं स्पूटम स्वाब जो लेते हैं, थ्रोट स्वाब या स्पूटम स्वाब जो लेते हैं वह ले सकते हैं, थ्रोट स्वाब, या मैं कह सकता हूं स्पूटम स्वाब। यह स्वाब जो लेंगे यह आप लेना है आपको 3 से 5 दिन पर आप ले पाएंगे। मैं कह सकता हूं कौन सा टेस्ट आप कर रहे हैं, तो फिर आंसर जाएगा वही सेम, RT-PCR, कॉल्ड इज RT-PCR पॉलीमरेज चैन रिएक्शन। यह इस लगभग हर वायरल इन्फेक्शन के अंदर यह परफॉर्म किया जाता है। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, इसका इनक्यूबेशन पीरियड क्या होगा? तो इसका इनक्यूबेशन पीरियड बहुत शॉर्ट होता है, 1 से लेकर 3 दिन देखने को मिलेगा। येलो फीवर का कितना था? 3 से 6। इसका कितना है? 1 से 3 दिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड रहता है। और क्या कंडीशन हमें देखने को मिल सकती है? ध्यान से देखिएगा, क्या क्या डिस्कस किया हमने यहाँ जीका के बारे में। हिस्ट्री आपको बताई जीका की, जीका का एजेंट क्या होगा यह हमने डिस्कस किया। हिस्ट्री में 2016 में इसको इमरजेंसी घोषित किया गया, 17 के अंदर यह इंडिया में पहली बार पाया गया, 18 में राजस्थान में प्रवेश कर गया। वेक्टर एडिस एजिप्टाई है। मोड ऑफ ट्रांसमिशंस के बारे में बात किए, लक्षण की बात कर लिए, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, इसके अलावा हमने बात किया इंक्यूबेशन पीरियड। अब बात कर रहे हैं नेक्स्ट, इसका कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकता है। बोले तो क्या कॉम्प्लिकेशन आपको नजर आ सकते हैं इसमें जीका में? तो यहां 2 प्रकार के कॉम्प्लिकेशन रह सकते हैं, एक तो न्यूबॉर्न में और एक आपको देखने को मिल सकता है एडल्ट में। आपका जो न्यूबॉर्न होता है उसमें माइक्रोसिफेली देखने को मिल सकता है, माइक्रोसिफेली, और एडल्ट में जीबी सिंड्रोम, जीबी सिंड्रोम देखने को मिल सकता है। और सबसे ज्यादा रिस्की ग्रुप कौन सा होगा, अगर यह सवाल आता है इसके लिए, सबसे ज्यादा रिस्की ग्रुप कौन सा होगा, तो भी आपका जवाब होगा प्रेग्नेंट फीमेल। कौन होगा? प्रेग्नेंट फीमेल। प्रेग्नेंट फीमेल ही जो है वह इसके लिए सबसे प्रोन होती है। वैक्सीन अभी आई नहीं है, ट्रीटमेंट स्पेसिफिक इलाज हमारे पास उपस्थित है नहीं,
तो केवल क्या करते हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। क्या देते हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। सिम्टोमेटिक इलाज आप बुखार के लिए देना, आपका कम डिस्कम्फर्ट हो रहा है उसके लिए इलाज करना, ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट आप यहाँ परफॉर्म कर सकते हैं जीका के अंदर। इसी के साथ दोनों बीमारियां समाप्त होती हैं, जीका और येलो फीवर। पुनः एक बार देखिएगा क्या क्या हमने डिस्कस किया है। नाम बताए, इसके दूसरे नाम है येलो जैक, ब्लैक वॉमिट, अमेरिकन प्लेग, वेक्टर बॉर्न डिजीज होती है ये है। इसका एजेंट आरएनए वायरस है, फ्लैवी वायरस फिब्रिकस के नाम से जाना जाता है। ग्रुप है ग्रुप बी अरबो वायरस, फैमिली टोगा वायरस फैमिली में यह आता है। रिजर्वियर है इसका फॉरेस्ट साइकिल और अर्बन साइकिल में 2 मिलते हैं। वेक्टर इसका मॉस्किटो होता है, एडिस अजप्टाई के नाम से जानेंगे। इंक्यूबेशन पीरियड 3 से लेकर 6 दिन का इसका होता है। इंक्यूबेशन पीरियड याद रखना 3 से लेकर 6 दिन। इम्यूनिटी, मैटरनल इम्यूनिटी 6 महीने तक है। लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी इन चारों कंडीशन में देखने को मिलती है। इसकी जो रेट है फर्टिलिटी है 20 से लेकर 50% नॉर्मल अवस्था में, टॉक्सिक अवस्था में या सीवियर अवस्था में 80% तक यह जा सकता है। कंडीशंस में लक्षण जो देखने को मिलेंगे वो 2 प्रकार के हैं। माइल्ड इन्फेक्शन में 3 से 4 दिन ये नजर आएगा, लो ग्रेड फीवर, शॉर थ्रोट, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, नोजिया, वोमिटिंग, बैक एक और हेडेक। इसके अलावा टॉक्सिक स्टेज कम लोगों में होती है लेकिन यहाँ कंडीशन खतरनाक है, वॉमिटिंग, जॉन्डिस, और वॉमिटिंग में भी ब्लड बाहर आ रहा है, अकोल्ड ब्लड आ रहा है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, ब्लैक वॉमिट और येलो जैक। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में आरटीपीसीआर कर रहे हैं। लगभग हर वायरल बीमारी में ये किया जाता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसके अलावा वायरस आइसोलेशन में आईजीएम एंटीबॉडी का डिटेक्शन करते हैं। वैक्सीन इंपॉर्टेंट है, लायोफिलाइज्ड वैक्सीन होती है, लाइव वैक्सीन है। किसी भी कंट्री जो रिस्की है वहां ट्रैवलिंग करने से पहले दिया जाएगा। और कितने साल तक काम करेगा, अगर बात करें हम इसकी इम्यूनिटी 35 ईयर तक। इंटरनेशनली WHO ने जो रिकमेंड किया है इंटरनेशनल ट्रैवलिंग में, उसकी वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग इसकी हो सकती है। एक इंडेक्स मैंने बताई है, ब्रीट्यू इंडेक्स, जो इंडिकेट करती है किसको, एडिस अजप्टाई को, जिसमें ऊपर है नंबर ऑफ पॉजिटिव कंटेनर्स और नीचे होते हैं नंबर ऑफ हाउस इंस्पेक्टेड मल्टीप्लाई बाई 100 से किया जाता है। जीका ही नाम है इस वायरस का। आरएनए होता है, फ्लैवी वायरस जीनस होता है, फ्लैवी विरिडीज की फैमिली होती है। सबसे ज्यादा केस जयपुर में ही रिपोर्ट किए जा गए हैं इसके। हिस्ट्री की बात करूं, फरवरी 2016 में पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया गया था। 2017 में इंडिया का पहला केस मिला तमिलनाडु में। 2018 में जयपुर के राजस्थान के जयपुर में प्रवेश कर गया था, शास्त्री नगर के अंतर्गत। वेक्टर एडिस अजप्टाई होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो वेक्टर है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा, डिलीवरी के द्वारा या सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा भी ट्रांसमिट हो सकता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हेडेक है, जॉइंट पेन है, फीवर है, मलेस है और रेस हमें देखने को मिल जाते हैं। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में लगभग वही सेम पीटी आपका पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन नजर आ रहा है। और सीरम एनालिसिस कर सकते हैं, थ्रोट स्वाब या स्पुटम स्वाब ले सकते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 3 दिन यहाँ रहने वाला होता है। कॉम्प्लिकेशन न्यूबॉर्न में माइक्रोसिफेली और एडल्ट में जीबी सिंड्रोम देखने को मिलता है। अंत में बात करें रिस्क ग्रुप कौन होगा, प्रेग्नेंट फीमेल होगी। इलाज के लिए क्या वैक्सीन अवेलेबल है, नहीं है वैक्सीन अवेलेबल, तो क्या करना चाहिए, सिम्टोमेटिक इलाज हम प्रेफर कर लेते हैं। इसी के साथ दोनों यह बीमारियां भी समाप्त होती हैं, येलो फीवर और दूसरी बीमारी आपकी जीका। हमने कौन कौन सी कम्युनिकेबल डिजीज पढ़ ली है, मीजल्स पढ़ लिया है, मम्स पढ़ लिया है, रूबेला हमने पढ़ लिया है। उसके बाद HIV वायरस हमने पढ़ा, डेंगू वायरस हमने पढ़ा, इसके बाद हमने पढ़ा पोलियो वायरस, इन्फ्लुएंजा का वायरस हमने पढ़ लिया है, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स हमने पढ़ लिया है, उसके बाद आपका येलो फीवर पढ़ लिया है और जीका पढ़ लिया है। ये सारे के सारे वायरसों से होने वाली डिजीजेस हम कंटिन्यू पढ़ते जा रहे हैं। मिलते हैं अगली क्लास में किसी नई वायरस जनित डिजीज के साथ में। आज की क्लास में इतना ही।